आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में थकान, कमजोरी, ये कितना आम लगता है ना? हाँ, बहुत आम है। पर क्या ये बस थकान है या कुछ और भी हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही चीज पर बात करने वाले हैं जो बहुत कॉमन है, पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। एनीमिया। सही कहा। एनीमिया, जिसे खून की कमी भी कहते हैं। हमारे पास आरोग्य भारत प्लेटफॉर्म से कुछ दिलचस्प जानकारी है। इसमें मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद दोनों नजरियों से एनीमिया को समझाया गया है। हाँ, ये अच्छा है कि दोनों पहलू शामिल हैं। तो चलिए इसी जानकारी की गहराई में उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एनीमिया आखिर है क्या, क्यों होता है दोनों तरह से, और फिर समाधान क्या हो सकते हैं, खासकर लाइफस्टाइल पर फोकस करते हुए। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि इसमें मॉडर्न टेस्ट्स और कारणों को आयुर्वेद की जो पारंपरिक बातें हैं, जैसे धातु और अग्नि, उनके साथ जोड़ा गया है। हाँ, ये इंटीग्रेशन काफी दिलचस्प है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक बात, ये स्रोत क्या बताते हैं? अनीमिया असल में होता क्या है? देखिए, आसान शब्दों में एनीमिया वो कंडीशन है जब अपने खून में हीमोग्लोबिन यानी एचबी या फिर रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज, इनकी मात्रा नॉर्मल से कम हो जाती है। अच्छा। और हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या है? फेफड़ों से ऑक्सीजन लेना और पूरे शरीर तक पहुंचाना। तो जब इसकी कमी होगी तो जाहिर है शरीर के हिस्सों को ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलेगी और वहीं से फिर दिक्कतें शुरू होती हैं। हाँ, ऑक्सीजन की कमी, ये सुनने में ही लगता है कि गंभीर बात है। तो सिर्फ थकान नहीं, और क्या लक्षण होते हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? इसमें तो काफी लंबी लिस्ट दी है। बिल्कुल, क्योंकि ऑक्सीजन कम तो असर पूरे शरीर पर। तो एक तो वो लगातार वाली कमजोरी और थकान तो है ही। हाँ, वो तो सबसे कॉमन है। उसके साथ चक्कर आना, सिर में दर्द रहना, फिर त्वचा, होंठ, नाखून, इनका रंग पीला सा पड़ जाना, ये एक दिखने वाला साइन है। ओके। थोड़ी सी मेहनत की नहीं कि सांस फूलने लगी, या फिर दिल की धड़कन तेज महसूस होना, ये भी हो सकता है। और कुछ ऐसी बारीक चीजें भी है शायद जो हम एकदम से नहीं जोड़ते। हाँ, बिल्कुल। जैसे हाथ पैर ठंडे रहना, किसी काम में कंसंट्रेट करने में मुश्किल होना, नींद ठीक से ना आना, अच्छा। यहाँ तक कि बाल झड़ना, नाखून पतले होकर टूटने लगना, भूख कम लगना, या कभी-कभी जीभ एकदम चिकनी या उसमें दर्द सा होना, ये भी लक्षण हो सकते हैं। बाप रे, काफी कुछ है। हाँ, और ये स्रोत शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों इफेक्ट्स की बात करते हैं। मतलब जैसे थकान तो फौरन महसूस होती है, लेकिन लंबे समय में दिल की प्रॉब्लम या बच्चों में ग्रोथ की दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो मतलब लक्षणों का दायरा काफी बड़ा है। अच्छा, तो पता कैसे लगाते हैं आमतौर पर? कौन से टेस्ट की बात की गई है इसमें? इसमें मेनली दो टेस्ट का जिक्र है। एक तो हीमोग्लोबिन टेस्ट, जिसे एचबी टेस्ट कहते हैं। ये सीधे हीमोग्लोबिन का लेवल बताता है खून में। जो आंकड़े दिए हैं उसके हिसाब से पुरुषों में नॉर्मल 13 से 17 ग्राम प्रति डेसीलीटर मानते हैं और महिलाओं में 12 से 15। ओके। और दूसरा? दूसरा है सीबीसी, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। ये थोड़ा ज्यादा डिटेल वाला टेस्ट है। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हेमेटोक्रिट, मतलब खून में आरबीसी का कितना हिस्सा है वो सब पता चलता है। अच्छा। तो इन टेस्ट से पता चल जाता है कि एनीमिया है या नहीं, और है तो कितना सीवियर है। ठीक है, अब आते हैं कारणों पर। सामग्री में ये इशारा है कि अक्सर हमारी अपनी आदतें ही वजह होती हैं। तो मॉडर्न साइंस के हिसाब से ये होता क्यों है? हाँ, मॉडर्न साइंस का नजरिया जैसा इसमें समझाया है वो ये है कि आरबीसीज यानी लाल रक्त कोशिकाएं हमारी बोन मैरो में बनती हैं, अस्थि मज्जा जिसे कहते हैं। हम्म। और इस बनने की प्रक्रिया मतलब प्रोडक्शन के लिए कुछ खास न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, पोषक तत्व। जैसे? सबसे जरूरी है आयरन, लोहा, क्योंकि हीमोग्लोबिन का मेन हिस्सा वही है। फिर हैं विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड, जिसे विटामिन बी 9 भी कहते हैं। ये नई आरबीसीज बनाने और उन्हें मैच्योर करने के लिए चाहिए। ओके। आयरन, B12, फॉलिक एसिड, और भी कुछ? हाँ, विटामिन सी का भी रोल है। वो खाने से आयरन को एब्जॉर्ब करने मतलब सोखने में मदद करता है। अच्छा। और एक और चीज है, कॉपर, तांबा। ये आयरन को हीमोग्लोबिन में बदलने वाली प्रोसेस में हेल्प करता है। तो इनमें से किसी की भी कमी हो जाए तो आरबीसी प्रोडक्शन गड़बड़ा सकता है। समझ गया। तो ये तो हुई न्यूट्रिएंट्स की बात, लेकिन ये सामग्री सिर्फ खाने तक नहीं रुकती है ना? लाइफस्टाइल के और कौन से पहलू हैं? बिल्कुल सही। सिर्फ खाना ही नहीं, सामग्री में एक्सरसाइज और प्राणायाम के महत्व पर भी जोर दिया गया है। अच्छा, कैसे? बताया कि जैसे रेगुलर वॉक करना या गहरी सांस लेने वाले प्राणायाम, इनसे बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो बेहतर होता है। और ये बोन मैरो को स्टिमुलेट कर सकता है आरबीसी बनाने के लिए।
साथ ही अच्छी नींद लेना, मतलब पूरी और गहरी नींद, और स्ट्रेस मैनेज करना। स्ट्रेस का क्या रोल है? स्ट्रेस से कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है और यहाँ बताया गया है कि बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल बोन मैरो की फंक्शनिंग को, मतलब उसके काम करने की क्षमता को कम कर सकता है, जिससे आरबीसी प्रोडक्शन घट सकता है। ओह, ये तो बड़ा गहरा कनेक्शन है। और यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। अगर हम इन ज़रूरतों को उन आम लाइफस्टाइल गलतियों से जोड़ें जिनका जिक्र है, कैसे हमारी रोज़ की आदतें ही हमें अनीमिया की तरफ ले जाती हैं? हाँ, ये कनेक्शन बहुत साफ बताया गया है। जैसे ऐसा खाना जिसमें आयरन ही कम हो, आजकल होता है ऐसा? हाँ, जंक फूड वगैरह में। बिल्कुल। या फिर खाने के एकदम पहले या बाद में चाय कॉफ़ी पी लेना। उनमें जो टैनिन होते हैं, वो आयरन को बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होने देते। अरे हाँ, ये तो बहुत लोग करते हैं। फिर विटामिन B12, फॉलिक एसिड, विटामिन सी की कमी, ये क्यों हो सकती है? शायद बहुत ज़्यादा एसिडिक खाना खाने से, या लगातार स्ट्रेस में रहने से, या डाइट ही बैलेंस ना हो। और जो हमने बात की, नींद पूरी ना होना, फिजिकल एक्टिविटी कम होना, ये सब चीज़ें मिलकर, मतलब एक तरफ न्यूट्रिएंट्स की कमी, दूसरी तरफ खराब प्रोडक्शन, इसी वजह से अनीमिया इतना आम हो गया है, जैसा ये स्रोत बताते हैं। चलिए, अब थोड़ा नजरिए बदलते हैं, आयुर्वेद की तरफ देखते हैं। सामग्री में धातुओं की बात की गई है, ये कैसे जुड़ता है एनीमिया से? हाँ, आयुर्वेद का नजरिया थोड़ा अलग है। वो शरीर को 7 धातुओं या टिश्यूज की एक चेन की तरह देखता है। 7 धातु कौन कौन सी? रस यानी प्लाज्मा या पोषक द्रव, फिर रक्त, खून, मांस, मसल, मेद, फैट, अस्थि, हड्डी, मज्जा, बोन मैरो या नर्वस टिश्यूज, और आखिर में शुक्र, रिप्रोडक्टिव टिश्यू। ओके। यहाँ समझने वाली बात यह है कि हर अगली धातु पिछली वाली से पोषण लेती है। मतलब रक्त धातु का पोषण और उसकी हेल्थ वो रस धातु पर डिपेंड करती है। अच्छा, रस पर। हाँ, रस वो पहला पोषक द्रव्य है जो खाना पचने के बाद बनता है। तो अगर ये रस धातु ही कमजोर है या उसकी क्वालिटी खराब है, जिसे विकृत कहा है, तो उससे बनने वाली रक्त धातु भी जाहिर है कमजोर होगी। इसी को आयुर्वेद खून की कमी या एनीमिया की तरह देखता है। अच्छा, तो मतलब अगर पहली ईंट रस धातु ही ठीक नहीं, तो खून यानी रक्त धातु कैसे मजबूत बनेगा? तो फिर इस राज धातु को बिगाड़ता क्या है? हमारी कौन सी आदतें, जैसा इसमें बताया है? सामग्री इसके लिए आजकल की लाइफस्टाइल की कई चीजों को जिम्मेदार मानती है, जैसे टाइम बे टाइम खाना, अपनी प्रकृति मतलब वात पित्त कफ और मौसम का ध्यान रखे बिना कुछ भी खा लेना, फास्ट फूड, बहुत ज्यादा गर्म तासीर की चीजें, तीखे मसाले, तला भुना खाना, खाने के साथ या फौरन बाद चाय कॉफी जैसी कसेली चीजें पीना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना जो एसिडिटी बढ़ाते हैं, और एंटासिड वगैरह। हाँ, बार बार एंटासिड लेना, या छोटी मोटी तकलीफ में भी गर्म दवाएं ले लेना, ये सब चीजें, जैसा यहाँ लिखा है, सबसे पहले हमारी जठराग्नि मतलब डाइजेस्टिव फायर उसे डिस्टर्ब करती हैं, अक्सर उसे बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। अच्छा, अग्नि बढ़ जाती है। हाँ, और इससे खाना ठीक से पचता नहीं, और जो रस बनता है वो खराब क्वालिटी का बनता है, विकृत रस। और इस विकृत रस का फिर शरीर पर क्या असर होता है? पाचन बिगड़ने से आगे क्या गड़बड़ होती है? जब रस की क्वालिटी खराब होती है और पाचन अग्नि बिगड़ी हुई होती है, तो कई प्रॉब्लम होती हैं। सामग्री कहती है कि ऐसे में ताज़ा नेचुरल खाना जैसे फल, सलाद, हरी सब्जियां, दालें, इनको खाने का मन कम करता है। हाँ, होता है ऐसा। इनका इंटेक बहुत कम हो जाता है, कभी कभी तो सिर्फ 5-10%, और क्रेविंग होती है प्रोसेस्ड, भारी या मसालेदार खाने की। इससे पेट और आंतों में ड्राइनेस मतलब रूक्षता बढ़ती है, और ये बढ़ी हुई गर्मी और रूक्षता जो पानी में घुलने वाले विटामिन हैं जैसे बी और सी, उनको नष्ट कर सकती है। क्योंकि वो हीट सेंसिटिव होते हैं, और साथ ही ये हमारे पेट के अच्छे बैक्टीरिया को भी नुकसान पहुंचाता है। अच्छा। जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है। तो नतीजा क्या हुआ? जो रस पहले ही कम और खराब बन रहा था, उसका बॉडी में एब्जॉर्प्शन और भी कम हो जाता है। और क्या यहाँ भी ऑक्सीजन या प्राणवायु का कोई रोल है, जैसे मॉडर्न साइंस वाले पार्ट में था? हाँ, बिल्कुल है। आयुर्वेद के नजरिए से भी ऑक्सीजन, जिसे यहाँ प्राणवायु कहा गया है, बहुत जरूरी है। सामग्री के हिसाब से रस धातु को रक्त धातु में बदलने की जो प्रक्रिया है, उसके लिए शुद्ध प्राणवायु चाहिए। अच्छा। अब सोचिए, आजकल शहरों में शुद्ध हवा वैसे ही कम है, ऊपर से हम इतने व्यस्त हैं कि योग प्राणायाम के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो ये सब चीजें इस जरूरी कन्वर्जन प्रोसेस में रुकावट डालती हैं। ये तो सिर्फ एनीमिया की बात नहीं रही, ये तो पूरे हेल्थ का सवाल है। बिल्कुल,
क्या हम शरीर को वो बेसिक चीजें दे रहे हैं जो उसे ठीक से काम करने के लिए चाहिए? तो इसका मतलब ये हुआ कि आयुर्वेद कहता है कि अगर हम अपनी लाइफस्टाइल की जड़ वाली गलतियों को ठीक नहीं करते तो सिर्फ आयरन की गोली खाना या खून चढ़ाना भी मतलब वो शायद ऊपर ऊपर का इलाज रह जाएगा। हाँ, बिल्कुल। सामग्री इसी बात पर जोर देती है कि बाहरी उपचार, चाहे वो दवा हो या ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वो टेम्परेरी रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन अगर वो जड़ वाली गलतियां, आहार विहार की जिनकी हमने बात की, वो ठीक नहीं हुई तो प्रॉब्लम पूरी तरह खत्म नहीं होगी, बार बार वापस आएगी। परमानेंट सोल्यूशन के लिए तो रूट कॉज पर ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम समझी, उसके अलग अलग कारण देखे। अब आते हैं समाधान पर। ये सामग्री कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताती है। पहला कदम क्या है? यहाँ जो सबसे पहला और जरूरी कदम बताया गया है वो है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण। मतलब ईमानदारी से अपनी रूटीन, खान-पान, लाइफस्टाइल को देखना और पहचानना कि कहाँ-कहाँ वो गलतियां हो रही हैं जिनका जिक्र हमने पहले किया। अपनी गलतियों को मानना। हाँ, उन्हें पहचानना, मानना और फिर ये पक्का इरादा करना कि इन्हें सुधारना है। इस पहले कदम के बिना बाकी उपाय शायद उतने इफेक्टिव ना हों। सही बात है, पहले मानना पड़ेगा कि कुछ बदलना है। अच्छा, अब आते हैं उन खास सिफारिशों पर जो इसमें दी गई हैं। क्या क्या बदलाव करने को कहा गया है? कई प्रैक्टिकल बदलाव सुझाए गए हैं जो मॉडर्न और आयुर्वेदिक समझ का मिक्सचर लगते हैं। एक तो तांबे के बर्तन का पानी पीना। अच्छा। हाँ, रात भर तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी सुबह खाली पेट लगभग 100-200 मिलीलीटर घूंट-घूंट करके पीने की सलाह है। इसका क्या कारण बताया है? तर्क ये दिया है कि कॉपर, जैसा हमने पहले भी बात की, आयरन को हीमोग्लोबिन में बदलने में मदद करता है। ओके, और? दूसरा, खाना पकाने में लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल बढ़ाना, कढ़ाई, तवा वगैरह। इससे खाने में नेचुरली आयरन आ जाता है। हाँ, ये तो दादी नानी भी कहती थी। बिल्कुल। तीसरा, डाइट में बदलाव। उन चीज़ों से बचना जो आयरन अब्जॉर्प्शन रोकती हैं, जैसे बहुत तीखे मसाले, ज़्यादा तला भुना, पैकेट वाले स्नैक्स, चिप्स, कुरकुरे टाइप। और खाने के आसपास चाय, कॉफ़ी नहीं। और खाना क्या चाहिए? हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, चौलाई, बथुआ, मेथी वगैरह। और प्रोटीन वाली दालें, इनको डाइट में शामिल करना। और विटामिन बी और सी के लिए क्या कहा है? उनका क्या करें? हाँ, विटामिन B12, B9 यानी फॉलिक एसिड और सी, इनको बढ़ाने के लिए भी कुछ तरीके बताए हैं। एक तो ये कि खाने को बहुत तेज आंच पर ना पकाएं या बहुत मसालेदार ना बनाएं, इससे ये विटामिन खराब हो सकते हैं। ओके। B12 के लिए फर्मेंटेड चीजें खाने का सुझाव है, जैसे इडली, डोसा, सांभर या दही में गूंथा हुआ आटा। या फिर, और ये जरूरी है, कि किसी अनुभवी आयुर्वेदाचार्य की सलाह पर ही करें। कुछ खास आयुर्वेदिक दवाएं आती हैं आसव अरिष्ट फॉर्म में, जैसे कुमारी आसव, दशमूलारिष्ट। इन्हें खाने के 20 मिनट बाद लेने को कहा गया है। B9 के लिए फिर वही हरी पत्तेदार सब्जियां, और सी के लिए खट्टे फल, नींबू, संतरा, अंगूर, आंवला वगैरह। और वो जो रस धातु वाली बात थी, उसे ठीक करने के लिए क्या? हाँ, रस धातु को बेहतर बनाने और उसकी जो बढ़ी हुई अग्नि थी, जो पाचन बिगाड़ रही थी, उसे शांत करने के लिए उपाय हैं। क्या है वो? रस बढ़ाने वाले फल और सब्जियां ज्यादा खाने को कहा है, जैसे अंगूर, तरबूज, संतरा, खरबूजा, खीरा, अमरूद। इन्हें या तो कच्चा खाएं या हल्का स्टीम करके या सूप बनाकर लें। अच्छा। और साथ में मौसम और अपनी प्रकृति के हिसाब से ठंडी तासीर वाले मसाले इस्तेमाल करें, जैसे सौंफ, जीरा, धनिया, छोटी इलायची। इससे क्या होगा? तर्क ये है कि इससे रस धातु की जो एक्स्ट्रा गर्मी है वो शांत होती है और अच्छी क्वालिटी की रक्त धातु बनने में मदद मिलती है। खान-पान के अलावा लाइफस्टाइल में और क्या बदलाव? लाइफस्टाइल में सुबह की सैर, प्राणायाम, योग, हल्की फुल्की एक्सरसाइज, इन पर जोर है। कारण वही, ये प्राणवायु यानी ऑक्सीजन बढ़ाते हैं, रस और रक्त दोनों धातुओं की अग्नि को बैलेंस करते हैं और खून बनने की प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। एक खास बात महिलाओं के लिए भी है। क्या? कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम है, जैसे पीरियड्स टाइम से पहले आ रहे हैं या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उसे ठीक करना जरूरी है, क्योंकि सामग्री के अनुसार इससे भी तेजी से आरबीसी कम हो सकते हैं। ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। अच्छा, इसमें खास आरबीसी बूस्टर ड्रिंक का भी जिक्र है, वो क्या है? उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, एक आरबीसी बूस्टर ड्रिंक की रेसिपी दी गई है। ये बेसिकली एक पौष्टिक दूध वाला ड्रिंक है। कैसे बनता है? इसमें दूध और पानी, लगभग 3 हिस्से दूध, 1 हिस्सा पानी लेकर उसमें कई सारी चीजें डालकर धीमी आंच पर पकाने को कहा है। क्या क्या चीजें? लिस्ट में है अंजीर, मुनक्का या किशमिश, खूबकला, खजूर, तिल, सफेद या काले पिसे हुए,
मगज पिसे हुए, काली मिर्च, सौंफ, छोटी इलायची, छुआरा, छोटी पिपली, मुलेठी का टुकड़ा, मतलब जो भी मिल जाए इनमें से। काफी चीजें हैं। हाँ, पौष्टिक चीजें। इसे लोहे की कढ़ाई में पकाएं तो और अच्छा, ऐसा लिखा है। जब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए, 75% पक जाए, तो उसमें 1-1.5 चम्मच देसी घी डालकर थोड़ा और उबालकर उतार लेना है। फिर पीना कैसे? फिर इसे खूब फेंटकर थोड़ा ठंडा करके घूंट-घूंट करके पीना है। दिन में 2-3 बार ले सकते हैं, ऐसा सुझाव है। और इसके फायदे क्या बताए गए या काम कैसे करता है? सामग्री के अनुसार इसके कई फायदे बताएं। ये रस धातु को पोषण देता है, जिससे रक्त धातु मजबूत होती है। ये रस और रक्त दोनों की बढ़ी हुई अग्नि को शांत करता है। न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, पाचन तंत्र को ठीक करता है, खासकर समान और अपान वायु को बैलेंस करके। और साथ ही जो लक्षण है कमजोरी, थकान, धड़कन बढ़ना, उनमें भी आराम देता है। मतलब एक तरह से ये टॉनिक जैसा है जो अनीमिया के मूल कारणों पर काम करने का दावा करता है। तो क्या इसका मतलब है कि बस ये ड्रिंक पीना शुरू कर दे और सब ठीक, या कोई सावधानी भी है? ये बहुत जरूरी सवाल पूछा आपने। सामग्री में साफ साफ चेतावनी दी गई है। आयुर्वेदिक उपचार जैसे ये ड्रिंक भी, वो आमतौर पर लगातार महीनों तक नहीं लिए जाते। अच्छा। हाँ, इनका इस्तेमाल साइकिल्स में, मतलब चक्रीय रूप से करने का सुझाव है। जैसे कम मात्रा से शुरू करें, मान लीजिए 3-5 दिन, फिर देखें कैसा असर हो रहा है। फिर थोड़ा बढ़ा सकते हैं, 10-15 दिन तक लें, और फिर कुछ दिन का ब्रेक दें, 3 से 7 दिन का। फिर अपनी ज़रूरत और बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, उसके आधार पर इस साइकिल को रिपीट करें, जब तक हेल्थ ठीक ना हो जाए। और ठीक होने के बाद भी बीच बीच में ले सकते हैं मेंटेनेंस के लिए। और परहेज का क्या, वो जरूरी है? हाँ, बहुत ज़रूरी। सामग्री इस पर बहुत जोर देती है कि परहेज मतलब डाइट और लाइफस्टाइल का अनुशासन, वो किसी भी इलाज की बुनियाद है। उसके बिना परमानेंट फायदा मिलना मुश्किल है। और सबसे जरूरी बात, जिसे बार बार दोहराना चाहिए, सामग्री खुद जोर देकर कहती है कि किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए या कोई भी नया ट्रीटमेंट, खासकर आयुर्वेदिक, शुरू करने से पहले एक क्वालिफाइड और अनुभवी आयुर्वेदाचार्य से सलाह जरूर लें। बिल्कुल, ये जानकारी गाइडेंस के लिए डॉक्टरी सलाह का विकल्प नहीं। हाँ, और आरोग्य भारत का डिस्क्लेमर भी यही कहता है कि प्लेटफॉर्म किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। सेल्फ ट्रीटमेंट से बचना चाहिए। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया। एनीमिया क्या है, आरोग्य भारत की जानकारी के हिसाब से मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद के नजरिए से कारण क्या है, और फिर लाइफस्टाइल में बदलाव और इलाज के क्या सुझाव है। बिल्कुल। और इन स्रोतों से जो एक बड़ी बात समझ आती है वो ये है कि हमारी बॉडी में सब कुछ कितना इंटरकनेक्टेड है। हाँ। हमारा खाना, हमारा रहना सहना, स्ट्रेस लेवल, यहाँ तक कि हम खाना कैसे पकाते हैं, कैसे खाते हैं, हाँ। सबका असर हमारे खून की सेहत पर पड़ता है। बात सिर्फ लक्षणों को दबाने की नहीं है, बल्कि उन गहरी जड़ों को समझने और ठीक करने की है जिनसे प्रॉब्लम शुरू हो रही है। इस पूरी चर्चा से सोचने के लिए एक आखिरी ख्याल छोड़ जाते हैं। सामग्री में रस धातु के रक्त धातु में बदलने के लिए प्राणवायु की जरूरत पर जोर दिया गया है। अगर हम सिर्फ फिजिकल सांस लेने से थोड़ा आगे सोचें, तो आज की हमारी जिंदगी में पोषण, एनर्जी और जीने की शक्ति पाने के लिए इस प्राणवायु का और बड़ा मतलब क्या हो सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद ये सिर्फ हवा नहीं, बल्कि वो सब कुछ है जो हमें सच में नरिश करता है, हमें जिंदा महसूस कराता है। इस पर सोचा जा सकता है।